योगिंदर ने बोलना शुरू किया। मामला कुछ यूं शुरू हुआ कि हिंदुस्तान के एक इंतहाई खास, हसास और अवामुन्नास की पहुंच से लगभग बिल्कुल बाहर वाक़े एयरबेस पर हिंद सरकार के एक बेहद अहम दिफाई प्रोजेक्ट के इंचार्ज गैर मुल्की मेहमान के साथ एक सिविलियन पहुंचता है, जिसे किसी अहम मिशन पर बेंगलोर एयरबेस भेजा गया है और उस एयरबेस पर उसकी नक्लो हरकत में आसानी पैदा करने के लिए उसे एक ऐसा स्पेशल सिक्योरिटी पास जारी किया गया है जो आज से पहले इंडियन एयरफोर्स की तारीख में किसी सिविलियन को जारी नहीं किया गया। मैं तस्दीक चाहूंगा कि मिस्टर रोहित, मेरे इस बयान में कोई गलत बयानी तो नहीं है। मेरी दरखास्त है कि सिर्फ एक लफ्जी जवाब दें, सच या झूठ। मैंने मजबूत लहजे में कहा, सच। उसने ड्रामाई लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया मिस्टर रोहित। अब मैं आपसे मुखातिब होकर केस आगे बढ़ाता हूँ मिस्टर लांबा। आप उस हसास एयरबेस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और किसी भी मशकूक सरगर्मी या मुश्तबा शख्स पर निगाह रखना आपकी जिम्मेदारी है। मिस्टर रोहित की इस गैर मामूली बल्कि हैरान कुन अंदाज में आमद आपको बचा तौर पर चौंका देती है और आप अपने मनसब के तकाजों के मुताबिक मिस्टर रोहित की सरगर्मियों की खुफिया निगरानी शुरू कर देते हैं ताकि उनकी अजीबोगरीब अंदाज में यहाँ आमद और अनोखी शख्सियत के हवाले से अपने शुकूक व शुबहात की तस्दीक या तरदीद कर सकें। मैं आपसे भी तस्दीक चाहूंगा मिस्टर लांबा, मेरे इस बयान में कोई झूठ या मुबालगा तो नहीं है। बराह करम आप भी सिर्फ एक लफ्जी जवाब दें, सच या झूठ। लांबा ने हत्तुल इम्कान पुरअतमाद लहजे में कहा, सच। योगिंदर ने मुतमईन अंदाज में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, जब चंद ही दिन में मिस्टर रोहित देखते देखते जर्मन इंजीनियर के क्वार्टर से उठकर एयरबेस के करता धरता मिस्टर शर्मा के खुसूसी मेहमान बनकर कमांडेंट हाउस में बराजमान हो गए तो इनके बारे में आपका तजस्सुस उरूज पर पहुंच गया और आपने इसकी नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए अपने सबसे बासलाहियत मातहत को मुस्तकिल तौर पर इसके पीछे लगा दिया और फिर मिस्टर रोहित की नकलो हरकत की निगरानी करने की अपनी उसी ड्यूटी के दौरान अचानक अपने पेशे कहा वो माहिर तरीन अफसर शहर से मीलों दूर वाक़े एक झील में डूबकर पुरस्कार अंदाज में हलाक हो गया। इतना कहकर योगिंदर ने ड्रामाई अंदाज में बारी बारी हम दोनों को देखा और फिर कहा, ये सब दोहराने के लिए मैं माजरत खां हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सूरत हाल बिल्कुल वाज़े कर दूं। तो मिस्टर लांबा, आप अपने जवां साल अफसर की इन हालात में मौत पर यकीनन गुस्से से पागल हो गए होंगे और आपने फौरन जाकर अपनी समझ के मुताबिक अपने लाडले अफसर पृथ्वी की मौत के बजाहिर जिम्मेदार शख्स को गर्दन से पकड़ लिया होगा और उसे जेल में फेंक कर उसे फांसी चढ़वाने की कोशिश में लग गए होंगे। मैंने ठीक कहा ना मिस्टर लांबा? उसकी बात सुनकर लांबा बुरी तरह कसमसाया। बिलाखिर उसे आवाज मिल गई। बोला, बराह करम आप मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश न करें मिस्टर योगिंदर। मैंने मिस्टर रोहित को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन ऐन उस वक्त योगिंदर ने उसकी बात काट दी। बोला, लेकिन क्यों गिरफ्तार नहीं किया मिस्टर लांबा? अच्छा, समझ गया। गालिबन एयर कमोडोर मिश्रा का खास मेहमान होने की वजह से आपने इन्हें गिरफ्तार करने की बजाय इन्हें कमांडेंट हाउस में ही नजरबंद कर दिया होगा और इनकी आजादाना नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी होगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर लांबा? मैंने लांबा के चेहरे पर इस्तराब की झलकियां देखी। योगिंदर के अल्फाज से ज्यादा शायद वो उसके चुपते हुए तंजिया अंदाज़े बयान से परेशान हो गया था। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, योगिंदर ने लहजा बदलते हुए संजीदगी से कहा, लेकिन मुझे नारायण से पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना भी नहीं हुआ कि कमांडेंट हाउस के सिक्योरिटी स्टाफ को हिदायत कर दी जाती कि मिस्टर रोहित की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। वो जो कुछ कह रहा था वो नाकाबिले तरदीद हकायक थे, खुसूसन इसलिए कि ये सब कुछ उसे घर के भेदी यानी लांबा के दस्ते रास्त की जबानी मालूम हुआ था। इसलिए मैंने लांबा के चेहरे के गंदुमी रंग में सफेदी घुलती देखी। उधर योगिंदर के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा था। उसने कहा, चलें, ये बात भी फिलहाल यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैंने उस पुलिस चौकी का दौरा किया है जहां पृथ्वी की मौत की एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में दर्ज है कि पृथ्वी जीप समेत झील में डूबकर हलाक हुआ। मौके के 3 गवाहों ने दावा किया कि मुतवफ्फी के हमरा एक औरत भी झील में गिरी थी, लेकिन चौकी इंचार्ज के इस सवाल के जवाब में कि उन्होंने उस औरत को आंखों से देखा है, उन तीनों ने नफी में जवाब दिया और तस्लीम किया कि उन तीनों ने खुद पृथ्वी को भी जिंदा नहीं देखा, सिर्फ उसकी लाश देखी है। इस पर चौकी इंचार्ज ने ख्याल जाहिर किया कि पृथ्वी के साथ औरत की मौजूदगी मन घड़त बात है, क्योंकि जीप के झील में गिरने के कुछ ही देर के बाद लोग जाए वकुआ पर पहुंच गए थे और उन्होंने कोई ऐसी औरत झील से निकलते नहीं देखी, न ही पृथ्वी के साथ उस औरत की लाश बरामद हुई। जोगिंदर ने गहरी नजरों से बारी बारी हम दोनों का जायजा लिया। उसकी बातें मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा रही थीं, लेकिन मैं चाहता था कि वो अपने हाथ में मौजूद रहे सहे पत्ते भी दिखा दे।
उसके बाद किसी जवाबी दाव का तयन ज्यादा आसान हो जाता। ये ठीक है कि अभी तक वो सब कुछ मेरे हवाले से अपने शुकूक के जवाब के तौर पर बयान कर रहा था, लेकिन उसका मुखातिब अभी तक लांबा ही था, इसलिए मैंने किसी रद्द अमल का इजहार फिलहाल गैर जरूरी समझा। जोगिंदर ने एक बार फिर लांबा को निशाने पर रखते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, पुलिस चौकी के इंचार्ज का कहना है कि FIR के इंदराज के 2 दिन के बाद मास्टर वारंट ऑफिसर लांबा ने कहा कि इस केस पर अब एयरफोर्स की सिक्योरिटी टीम काम करेगी, लिहाजा पुलिस ने पृथ्वी की हलाकत पर तफ्तीश बिल्कुल रोक दी। मिस्टर लांबा, आप बताना पसंद करेंगे कि इस सिक्योरिटी टीम में कौन कौन से अफसरान शामिल थे? एक का नाम तो मुझे मालूम है, यानी मिस्टर लांबा। मैं अब लांबा का इस्तराब वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि जोगिंदर हांका करके रफ्ता रफ्ता उसके गिर्द घेरा तंग कर रहा है। उसे लग रहा होगा कि उसकी गर्दन के गिर्द फंदा फंसता जा रहा है। ताहम उसने ताहाल मज़ाहमत तर्क नहीं की थी। उसने जोगिंदर के सवाल का बराह रास्त जवाब देने की बजाय कहा, मेरी सर्विस को 28 साल मुकम्मल हो चुके हैं मिस्टर योगेंद्र, और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने का बहुत तवील तजुर्बा रखता हूं। मुझे इस तहकीक के लिए किसी की मुआवनत की जरूरत महसूस नहीं हुई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई कमेटी यक रुकनी भी हो सकती है। मैंने पूरी तंदही से तहकीक की थी और अपनी हर रोज की पेशरफ्त से एयर कमोडोर मिश्रा को आगाह करता था और उनसे हिदायत लेता था। योगेंद्र ने लांबा की बातें गौर से सुनी, ताहम उसके चेहरे पर मुसलसल मौजूद इस्तेहजाई मुस्कुराहट बता रही थी कि वो लांबा की बातों से कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ। उसने फौरन ही मेरे उस कयास की तस्दीक भी कर दी। बोला, एयर कमोडोर मिश्रा की बारी बाद में आएगी मिस्टर लांबा। मुझे ये भी मालूम है कि आप अब ये बताएंगे कि सार्जेंट पृथ्वी की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी और मरते वक्त भी उसने बियर का कैन हाथ में जकड़ रखा था, वगैरह वगैरह। उसने अपनी बात की तायद में लांबा की तरफ देखा, जिसने गालिबन बेइख्तियार हाँ में सर हिला दिया। हस्बे ख्वाहिश रद्द अमल हासिल करने पर योगिंदर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन फिर फौरन ही संजीदा होते हुए बोला, आपने अपनी तफ्तीश और तहकीक में अखज किए नताइज पर मबनी रिपोर्ट में अपनी ये राय जाहिर की है कि सार्जेंट पृथ्वी की मौत महज एक हादसा थी जो उसकी संगीन गलती और बेएतदाली के नतीजे में रूनुमा हुई। ये रिपोर्ट काफी जामे है, लिहाजा हुक्काम बाला के मुतमईन न होने का बज़ाहिर कोई जवाज नहीं। आप भी मुतमईन हो गए होंगे कि मामला खत्म हो गया। इतना कहकर उसने एक बार फिर रद्द अमल जानने के लिए लांबा की तरफ देखा। उस नालायक ने भी हस्बे साबिक ऊपर नीचे सर हिला दिया। इस पर योगिंदर ने दबे दबे इश्तियाल के साथ कहा, आप ये बताइए मिस्टर लांबा, अपने 28 साल तजुर्बे के बावजूद आपने इन सब नताइज को मिन्नवन कैसे तस्लीम कर लिया? आप तो सार्जेंट पृथ्वी को बरसों से जानते हैं। ये बताइए कि क्या उसके सर्विस रिकॉर्ड में इस कदर संगीन तो क्या या इससे कम तर दर्जे की भी कोई बेएतदाली मौजूद है? आपको हैरत नहीं हुई कि इतने साफ सुथरे रिकॉर्ड वाला अफसर इतने अहम मिशन पर ड्यूटी के दौरान अचानक इतनी संगीन बेएतदाली पर कैसे उतर आया? पृथ्वी पर क्या अचानक किसी किस्म का शहवानी दौरा पड़ गया था कि वो मिस्टर रोहित की नकलो हरकत की निगरानी छोड़ छाड़ कर किसी औरत को साथ लिए झील किनारे वाक़े सैरगाह जा पहुंचा? योगिंदर जो कुछ कह रहा था वो हकीकत पर मबनी होने के बायस बेहद खतरनाक था। उस घाघ शख्स ने बिल्कुल दुरुस्त नताइज अखज किए थे और गालिबन इन्हीं नताइज की बुनियाद पर मुझ पर उसके शुबहात यकीन के करीब पहुंच गए होंगे और उसने मुझे दबोचना ही मुनासिब समझा होगा। उसके इन सवालों का मकसद शायद इस मामले में सिर्फ लांबा के किरदार को खंगालना और हम दोनों के दरमियान किसी गठजोड़ की सुनगुन लेना था और गालिबन लांबा को सच उगलने पर मजबूर करना था। उधर लांबा के चेहरे पर खंडती जर्दी उसके दिगरगू हालत का पता दे रही थी। योगिंदर से उसकी ये हालत पोशीदा नहीं होगी। उसने गालिबन गर्म बल्कि सुर्ख अंगारा लोहे पर एक और जर्ब लगाने के लिए कहा, मिस्टर लांबा, अगर हकीकी मानों में मामले की खोज लगाने की कोशिश करते तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी होने में ज्यादा देर न लगती। मेरी तरह आपको भी पता लग जाता कि बेंगलोर के जिया नगर मोहल्ले में पृथ्वी की एक रखेल परमेश्वरी मौजूद है और वो हफ्ते में 1-2 रातों के अलावा छुट्टी का पूरा दिन और रात वो उसी के साथ गुजारता है और उसने बियर का वो कार्टन वीकेंड पर परमेश्वरी के साथ अय्याशी। योगिंदर की तवज्जो अपनी बात को ड्रामाई रंग देने और लांबा पर उसके असरात भांपने पर इस कदर मरकूज थी कि मेरे बर्क रफ्तारी से लांबा के होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने और उसका हैमर पीछे खींचकर सीधा करने तक सूरत-ए-हाल का इदराक ही न कर सका। और जब वो मुझे अपनी तरफ बढ़ते देखकर चौंका तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं मेज के पहलू से होकर पलक झपकने में योगिंदर के सर पर पहुंच गया और नाल का रुख उसकी कनपटी की तरफ करते हुए खूंखार लहजे में कहा, अपनी जगह से हल्की सी भी हरकत की तो खोपड़ी के टुकड़े उड़ जाएंगे मिस्टर योगिंदर। तुम्हें 38 बोर की गोली की तबाहकारी का यकीनन अंदाजा होगा। सूरत हाल में इस ड्रामाई तब्दीली ने शायद वक्ती तौर पर उसके आसाब मफलूज कर दिए थे। वो फटी फटी आंखों से रिवॉल्वर को घूर रहा था। उसका मुंह भी निस्फ खुला हुआ था। उधर लांबा की हालत भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी।
इस सूरत-ए-हाल से फायदा उठाते हुए इस दौरान मैं हथियार की तलाश में जोगिंदर की नशिस्त के आसपास मैं गहरी नजरों से जायजा ले चुका था और मुझे उसकी मेज के नीचे उसके बाएं घुटने से लगभग मुत्तसिल एक तपाई पर रखा हुआ नकरई रंग का एक पिस्तौल नजर आ गया था। इस दौरान में जोगिंदर अपने आप को किसी हद तक संभाल चुका था। उसने कुर्सी मेरी तरफ घुमाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर तहक्कुमाना लहजे में कहना शुरू किया, मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर रोहित, तुम एक खतरनाक गलती। लेकिन जबड़े पर अचानक पड़ने वाली मेरी उल्टे हाथ की जोरदार ज़रब से उसका इंतबाह अधूरा रह गया। इससे पहले कि उसके हवास बहाल होते मैंने आगे बढ़कर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। इस अचानक धक्के से उसकी कुर्सी पीछे की तरफ उलट गई। उसे चोट तो ज्यादा नहीं लगी, अलबत्ता बौखलाहट की वजह से हल्की सी चीख जरूर निकल गई। इस मौके से फायदा उठाकर मैंने उसका नफीस पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया। जोगिंदर के फर्श से उठने और दोबारा कुर्सी पर बैठने तक मेरे पास जो मोहलत थी उससे फायदा उठाते हुए मैंने लांबा का रिवॉल्वर अपने लिबास में उड़स लिया। फिर जोगिंदर का पिस्तौल कॉक करके गोली चैम्बर में पहुंचाई और एक बार फिर उसे निशाने पर ले लिया। मैंने देखा कि जोगिंदर के चेहरे पर खौफ, इस्तराब और इश्तियाल के अजीब मिले जुले से तासुरात हैं। उसने शायद महज खिफ़त दूर करने के लिए कुर्सी पर बैठने से पहले अपना लिबास झाड़ने में खासा वक्त सर्फ किया। ताहम मैं पूरी तरह चौकस था। ऐन मुमकिन था कि वो मुझ पर झपट पड़ने या जस्त लगाने का मौका तलाश करते हुए अपना और मेरा दरमियानी फासला भांपने की टोह में हो। यह भी मुमकिन था कि वो खिड़की में से डाक बंगले के अहाते में चौकी पहरे पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को मुतवज्जे करने का मुतलाशी हो। ताहम अगर उसके ये मकासद रहे भी हों तो उसे मायूसी हुई होगी। मैं लम्हे भर में उसकी छाती छलनी करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जबकि गार्ड्स उस तरफ नजरें जमाए बैठे हुए, तब भी कोई वाज़े इशारा मिलने तक उनकी तरफ से मुदाखलत बैदज़ इम्कान थी। जोगिंदर के कुर्सी पर बैठने के बाद मैं कदरे मुतमईन हो गया और मैंने पहली बार कदरे तवज्जो से लांबा का जायजा लिया। खुदा जाने जोगिंदर की बातें सुनकर वो भी इसी नतीजे पर पहुंचा था या नहीं कि अब उसे मजीद मनमानी की इजाजत देना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। मैंने देखा कि वो बदस्तूर अपनी कुर्सी पर विराजमान था और हैरानी और परेशानी के आलम में उल्लू की तरह आंखें फाड़े सब कुछ देख रहा था, जैसे उसकी नजरों के सामने किसी सनसनीखेज फिल्म का चौंका देने वाला सीन चल रहा हो। मैंने डपटने के अंदाज में उसे ललकारा, कहा, होश में आओ लांबा, इस शीशनाग को बेबस करने में मेरा साथ दो। मेरी बात सुनकर वो चौंक कर गोया होश में वापस आ गया, लेकिन जब बोला तो उसका लहजा खौफ और अंदेशों से बोझल था। बोला, परंतु ये तो बड़ा उचित अफसर है रोहित जी, इस पर हाथ उठाकर हम गंभीर कष्ट में पड़ जाएंगे। ये सुनकर मैंने सख्त लहजे में उसे डांटा, कहा, अपनी बुद्धि से काम लो लांबा, तुम्हारे ज्ञान से क्या अब भी हमारे कष्ट में पड़ने में कोई शक बाकी है? ये बघियाड़ अपने विचार के मुताबिक मुझे पृथ्वी का हथियारा मान चुका है और अब तुम्हें मेरा साझेदार साबित करके तुम्हारी गर्दन में दांत गाड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर हमने इस मूजी शीशनाग का सर न कुचला तो ये हमें डस लेगा। इन सब बातों का इसे भी इदराक था, लेकिन शायद हिम्मत और जुर्रत का फुकदान पेशकदमी की राह में हायल था। ताहम मेरी सख्त सरजनिश ने इसका तजब्जुब खत्म कर दिया। उसने खासे जोरदार लहजे में कहा, आपने ठीक कहा रोहित जी, इस राक्षस ने तो सचमुच हमारी बल्ली चढ़ाने की सौगंध खा रखी है। तभी शायद जोगिंदर की खूनी नजरों से बौखलाकर उसने एक बार फिर सहमे लहजे में कहा, परंतु इसे तो सारी सच्चाई का पता चल गया है, हम इसे जबान खोलने से कैसे रोक सकते हैं? मैंने इस बार मजीद सख्ती से उसे डांटा, कहा, मूर्ख न बनो लांबा, इसे जबान खोलने से रोकने का एक ही तरीका है कि हम इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दें। मैंने खामखा अपनी जान जोखिम में डालकर इसे काबू में नहीं किया है। इससे पहले कि लांबा मेरी बात पर कोई रद्द अमल जाहिर करता, जोगिंदर ने खूंखार लहजे में हमें ललकारा। वो हिंदी बोलने से कासिर था, ताहम वो हम दोनों की तमाम बातें बखूबी समझ रहा था। बोला, मुझ पे हाथ उठाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत है मिस्टर रोहित, लेकिन अगर तुमने मुझे कत्ल करके यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। सिक्योरिटी गार्ड्स को कड़ी हिदायत है कि तुम दोनों में से कोई मेरी इजाजत के बगैर इस इमारत से बाहर नहीं निकल सकता, वो तुम दोनों को देखते ही गोली मार देंगे। जोगिंदर की बात में वजन था, वो इसीलिए बेफिक्री से हमें घेरे बैठा था। सिक्योरिटी गार्ड्स हमें देखते ही गोली न भी मारते तो कम से कम मुंह उठाए रुखसत होने की इजाजत हरगिज न देते। ज्यादा इम्कान ये था कि वो हमारे बारे में हुक्म जानने के लिए हमें अपनी तहवील में लेकर जोगिंदर के सामने आएंगे और फिर हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उन्हें जोगिंदर मुर्दा हालत में मिला तो वो शायद सचमुच हमें गोली मार दें। जोगिंदर के इंतबाह पर कोई रद्द अमल जाहिर करने की बजाय मेरा जहन तेजी से सूरत हाल का तज्जिया कर रहा था। एक सूरत यह है कि हम जोगिंदर को इस तरह खामोशी से ठिकाने लगाएं कि सिक्योरिटी गार्ड्स को कानो कान खबर न होने पाए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स पर अचानक धावा बोलकर उन्हें बेबस कर दें और फिर आनन फानन फरार हो जाएं। लेकिन मुझे ये भी इदराक था कि इस्लाह अमल में कई संगीन खतरात हैं। मुझे ये कार्रवाई लांबा के साथ मिलकर सरंजाम देनी पड़ती, जिसके दौरान में खून खराबे का कवी इम्कान था।
हो सकता है चारों सिक्योरिटी गार्ड्स को ठिकाने लगाना पड़ता और उनके कबल अज वक्त चौकन्ना हो जाने की सूरत में इसके बरक्स भी नतीजा बरामद हो सकता था। मुझे एक और भी अंदेशा सता रहा था। लांबा इन सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, खुसूसन उन पर गोली चलाते हुए कहीं हिचकिचाहट का शिकार न हो जाए। उसकी नजर में वो सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्कुल बेकसूर हैं और उन्हें हलाक करने का कोई जवाज नहीं है। ऐसी नाजुक सूरत हाल में उसका मामूली सा तजब्जुब भी मुझे मरवा सकता है। लांबा की ऐसी किसी हिमाकत के नतीजे में आइंदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने से बचने का मेरे पास सबसे आसान हल ये था कि मैं उसे भी बाकी सबके साथ मौत के घाट उतार देता, लेकिन उसे फिलहाल जिंदा रखना मेरी मजबूरी थी। मेरे लिए एक खतरनाक पिंजरे की शक्ल इख्तियार कर जाने वाले इस शहर से फरार होने के मेरे मंसूबे में उसका मरकजी किरदार था। दूसरे लफ्जों में वो उस वक्त एक ऐसा तिलिस्मी तोता था जिसमें मेरी जान पिन्हा थी। मुझे यहाँ से फरार का यकीनी रास्ता ढूंढने तक उसे हर कीमत पर जिंदा रखना था। लेकिन सवाल वही था कि योगिंदर ने मेरे लिए जो शिकंजा तैयार कर रखा है, उससे बचकर निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। मैंने फिल वक्त अपनी बेखौफी जाहिर करने और लांबा को मुमकिन सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार करने के लिए कहा, तुम इसकी फिक्र न करो मिस्टर योगिंदर, सिक्योरिटी गार्ड्स को गच्चा देने के हमारे पास कई तरीके हैं। हम तुम्हारी बगल में गन लगाकर खुद तुम्हारे साथ जीप में यहाँ से निकल भागेंगे। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसी सूरत में यकीनन कोई न कोई इशारा करके गार्ड्स को खबरदार करने की कोशिश करोगे। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे प्रोग्राम में इस गैर मामूली तब्दीली से वो खुद ही चौकन्ने हो जाएं। मेरे अंदाज़े गुफ्तगू में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसने योगिंदर को बुरी तरह परेशान कर दिया था। वो घबराई हुई नजरों के साथ तवज्जो के साथ मेरी बातें सुन रहा था, लेकिन मैं बखूबी जानता था कि उसके ये तासुरात मुझे धोखा देने की कोशिश भी हो सकते हैं। शायद ये मेरी खुद एतमादी से फायदा उठाकर या अपनी बेबसी के हवाले से मुझे खुशफहमी में मुब्तला करके मुझ पर अचानक धावा बोलने का मौका तलाश कर रहा हूँ। लिहाजा मैं एक लम्हे की गफलत के लिए तैयार न था। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी भी तरह चौकन्ना करने से तुम्हें रोकने का भी मेरे पास एक हल मौजूद है। मैं तुम्हारे जबड़े पर इस तरह गोली चलाऊंगा कि तुम सिर्फ इस हद तक जख्मी हो जाओ कि बोलने के काबिल न रहो। उसके बाद हम शोर मचा देंगे कि मिस्टर योगिंदर गलती से गोली चलाकर खुद को जख्मी कर बैठे हैं, लिहाजा इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद हम उन हवास बाख्ता गार्ड्स ही की मदद से तुम्हें लांबा की जीप में डालेंगे और बड़ी आसानी से यहाँ से निकल भागेंगे। अब मैं तुम्हें दावत देता हूँ मिस्टर योगिंदर के मेरे इस मंसूबे में कोई सुकुम निकाल कर दिखाओ। मैंने पहली बार योगिंदर की आंखों में हकीकी सरासीमगी के आसार देखे। मेरी तरफ से मुकम्मल चौकसी से भी उसे मायूसी हुई होगी। उसने एहतजाज आमेज लहजे में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि ऐसी किसी हरकत का संगीन खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर उसने यकायक पैंतरा बदला, बोला, तुम दोनों यहाँ से फरार होना चाहते हो ना? चलो मैं खुद तुम लोगों को यहाँ से रुखसत होने में मदद फराहम करता हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर हुक्म देता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से तुम दोनों को भेज रहा हूँ, लिहाजा तुम्हारी राह में रुकावट हायल न की जाए। उसके बाद तुम मुझे इस कमरे में बंद करके चले जाना। इसके अलावा भी मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम लोगों को अपने इत्मीनान के लिए दरकार है, मगर खुदा के लिए मुझ पर गोली चलाने जैसी हिमाकत न करना। योगिंदर के आखिरी जुमले में वो खौफ पोशीदा था जिसका मैं बेताबी से इंतजार कर रहा था। शायद वो अपनी पैदाइशी बुज़दिली की वजह से जान खतरे में पड़ने के खौफ से लर्जा था, या फिर उसके लिए गोली से जिस्म छेदने का ख्याल कुछ ज्यादा ही रूह फरसा था। उसे बखूबी इदराक होगा कि मेरा हाथ जरा भी बहक गया तो उसकी मौत यकीनी है। ये उसकी जहनी शिकस्त का आगाज था। अब उसके हौसले की फसीलें मस्मार करना मेरे लिए निस्बतन आसान हो चुका था। ताहम उसकी तरफ से हमें फरार होने में मदद की पेशकश में भी संगीन खतरात पिन्हा थे। अव्वल तो गार्ड्स को बुलाकर हमारी बिला रोको टोक रवानगी यकीनी बनाने की बजाय वो उन्हें हम दोनों से निमटने का भी हुक्म दे सकता था। जाहिर है उसे कमरे में बंद करके जाना भी सांप की पटारी का ठकना चढ़ाकर बेफिक्र हो जाने जैसी अहमकाना हरकत थी। उसके आजाद होने के बाद तो मेरी जिंदगी शायद चंद ही घंटे का फसाना रह जाती। लेकिन आखिर वो कौन सा तरीका हो सकता है कि हम इस मोहलक फितने का सर भी कुचल दें और बाहिफाजत और अगर मुमकिन हो तो बिना मज़ाहमत यहाँ से निकल भागने में कामयाब हो जाएं। मेरी नजरों ने पूरी चौकसी से योगिंदर का अहाता कर रखा था और दिमाग तेजी से मुख्तलिफ इम्कानात को तोल रहा था। तभी योगिंदर ने मुझे मुखातिब करके चौंका दिया। बोला, मुझे पान की शदीद तलब हो रही है मिस्टर रोहित, अगर इजाजत दें। उसने साथ ही दाएं तरफ मौजूद मेज की तरफ गर्दन से इशारा किया। मेरी नजर एक लम्हे के लिए मेज पर रखी पान की डिबिया की तरफ उठ गई। अचानक मेरे जहन में बिजली सी चमकी और चंद ही सानियों में मेरे जहन में आने वाला ख्याल जुज़वियात समेत वाज़े हो गया। बिलाशुबा इन हालात में इससे बेहतर हिकमत अमली मुमकिन नहीं है। अगर मैं अपने मंसूबे को कामयाबी से अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गया तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटने वाला मामला हो जाएगा।